हेलो एवरीवन। आप सभी का वाईफाई स्टडी यूपीएससी और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो और जिस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी से आप तैयारी करें और फाइनली आप वहां से टॉपर बनकर निकले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है। सो मैं हूं अभिषेक कुमार जैन, फैकल्टी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस फेस्टिव सीजन में आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करूंगा, एथिक्स वाला। आप देखोगे यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर काफी सारे स्टेट पीसीएस में भी एथिक्स पूछा जाता है, ठीक है। और एथिक्स काफी जनरल पार्ट है। आप देखोगे एथिक्स में स्कोर करना कई जितना ज्यादा डिफिकल्ट है उतना ज्यादा आसान भी है। डिपेंड करता है आप लोग एथिक्स को किस प्रकार अप्रोच करते हो, आपकी टेक्निक क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है एथिक्स को अप्रोच करने को लेकर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यूपीएससी में एथिक्स पेपर में मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर में रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के लिए काफी मदद करेगा। ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो आप लोगों को काफी सारी हेल्प यहाँ पर होगी। एंड जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली एथिक्स वाले सेक्टर को लेकर, ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से आपको मार्क्स लेकर आने हैं एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से बेसिकली आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान काफी सारी चीजों का एक्सेस कर पाएंगे। और ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन आजकल काफी डायनामिक हो चुकी है, चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो। तो आप देखोगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस के माध्यम से हर दिन आपको अपडेट करूंगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से आपको, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक पोर्शन हो, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड जो नजरिया है वो आप लोगों के अंदर डेवलप करूंगा इन लाइव क्लासेस के थ्रू। और समय समय पर आप टेस्ट सीरीज और क्विजेस के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को एनालाइज डेफिनेटली करेंगे ही करेंगे। और आपका एक भी डाउट अनएड्रेस्ड यहाँ पर नहीं रहेगा। हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा आपके माइंड के अंदर। वो क्रिस्टल क्लियरिटी हम यहाँ पर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, जो मैंने आपको बताया। टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को समय समय पर एनालाइज यहाँ पर कर पाएंगे। प्रॉपर मेंटरशिप भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आप देखोगे, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद बेसिकली आपको प्लस कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। प्लस कोर्स के अंदर आपकी कैटेगरी होगी यूपीएससी सीएसई। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको जाना होगा गेट सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ से बेसिकली जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको वेरियस ऑप्शंस यहाँ पर विजिबल होंगे। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। इनका जो लेटेस्ट पैकेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इसकी प्राइस है 12 मंथ वाले की वो लगभग 49K के आसपास रहेगी। एंड 24 मंथ वाले की प्राइस रहेगी 72K के आसपास, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है AKZ10 रेफरल कोड के माध्यम से आपको बेसिकली 10% का यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में बेसिकली आपको थ्रू आउट प्रिपरेशन मेरी मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी। तो इस रेफरल कोड को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कीजिए फॉर अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एथिक्स पेपर के बारे में। तो आज का डिस्कशन होगा, सब लोगों को लगता होगा कि बेसिकली एथिक्स पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते। आप जब सोचोगे ये आपका जीएस 4 का पेपर है और मार्क्स कितने का है, 250 मार्क्स का। सिमिलर मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, इससे भी आपको 250 मार्क्स ही मिलेंगे और अदर पेपर से भी आपको 250 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो हम इस पेपर पर इतना फोकस क्यों नहीं करते। इस पेपर पर फोकस करने के लिए, इस पेपर में अपना मार्क्स इंक्रीज करने के लिए क्या क्या चीजें करनी होगी, क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनका अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे जब सिलेबस को आप देखते हो कि यूपीएससी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना, एथिक्स के अंदर अगर मैं डिवीजन करता हूँ तो एथिक्स के अंदर 2 डिवीजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर पार्ट 1, ठीक है। जो एथिक्स का आपको पार्ट 1 बता रहा हूँ, इसको मैंने अलग अलग 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पार्ट 2 के अंदर आपको केस स्टडीज देखने को मिलेगी, जिसको आप काफी नेग्लेक्ट करते हो और आपको पता है यहाँ पर आपको मार्क्स मिलते ही नहीं है। इसीलिए बेसिकली आपका एथिक्स पेपर में स्कोर काफी कम रहता है। ध्यान रखना, एथिक्स पेपर में जो एक एवरेज स्टूडेंट है और जो आप उसमें बेहतर कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में कम से कम 30 से 40 नंबर का गैप ला सकते हो। ये आपके जीएस 1, 2, 3 में नहीं आएगा। और ध्यान रखना 30 से 40 नंबर का, अगर सोचो
एथिक्स का एवरेज स्कोर 80 है और आपके 120 मार्क्स है, तो आप सोचो कितना ज़्यादा गैप आप क्रिएट कर सकते हो, और ये आपको बनाएगा आईएएस। ध्यान रखना, अगर आपको यूपीएससी टॉपर बनना है तो एथिक्स के पेपर में और एसए के पेपर में गैप क्रिएट करना ही होगा। तो इस फेस्टिव सीजन में 2 वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, एक एथिक्स की प्रिपरेशन को लेकर और एक एसए की प्रिपरेशन को लेकर। किस टाइप से अप्रोच करें, क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, एथिक्स आपका जो 250 मार्क्स का पेपर है, उसमें आपका केस स्टडीज कितनी पार्ट की होती है, 120 मार्क्स की। ध्यान रखना, यूपीएससी आपसे 6 केस स्टडी पूछता है। कितनी केस स्टडी? 6 केस स्टडीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हर एक केस स्टडी 20 मार्क्स की होती है, तो टोटल 120 मार्क्स तो आपके किसके होते हैं? केस स्टडीज के ही होते हैं। बचा जो पार्ट 1 है, जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ये 130 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। 13 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपके लिए 10 मार्क्स का होगा, तो 13 इंटू 10 आपको टोटल 130 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, जहां पर आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कोई पर्टिकुलर थॉट दे दी जाएगी, ठीक है, उस पर आपको अपने आइडियाज प्रेजेंट यहाँ पर करने होंगे, अलग अलग चीजों से लेकर सिविल सर्विसेज की वैल्यूज को लेकर, ह्यूमन वैल्यूज को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, ठीक है, पर्सनल एंड प्राइवेट एथिक्स को लेकर, काफी सारा पार्ट आपको पार्ट 1 के अंदर देखने को मिलेगा। जो पार्ट 1 में आपने सीखा है उसी पर आपको केस स्टडी दे दी जाएगी। केस स्टडी का मतलब होता है, आपसे बोला जाएगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का आपको डीएम बना दिया गया, आपको कलेक्टर बना दिया गया, वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, वहां पर कोई बेसिकली दंगे हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस आपको दी जाएगी और उन सिचुएशंस के अंदर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे, तो ध्यान रखना, वहां पर आंसर यस या नहीं नो नहीं होता। एज ए सिविल सर्वेंट आपको मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे। कभी आप ये नहीं बोल सकते बस इससे कर लो काम चल जाएगा, आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज ढूंढनी होगी, उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन होगा वो आपको सजेस्ट करना पड़ेगा, उसके पीछे लॉजिक जरूर देना पड़ेगा। ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जाम्पल्स। ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपके करंट के एग्जाम्पल्स होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एथिक्स और ऐसे पेपर के अंदर मार्क्स लाने हैं तो न्यूज़पेपर आपका सबसे बड़ा फैक्टर है, जहां पर आपको लाइव एग्जाम्पल मिलेंगे। वो सारे एग्जाम्पल जो आपके डेली टू डेली लाइफ में जुड़े हुए हैं, वो सारे एग्जाम्पल जो आप अपने आसपास देख पा रहे हो, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स में, अपने इंटरनेशनल वाले पार्ट के अंदर, आज वो एग्जाम्पल्स आप देख पा रहे हो, ठीक है, आपके सामने वो केस स्टडीज आएगी, उनको आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। ध्यान रखना, ये बेस्ट वे होता है एथिक्स के अंदर स्कोर करने का। जितना ज्यादा एथिक्स को आप डायनेमिक पार्ट से रिलेट करोगे, करंट से रिलेट करोगे, विद एग्जाम्पल्स के साथ अपने आर्ग्यूमेंट लेकर आओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, अगर आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के अंदर फार्मर्स का मूवमेंट हुआ था, ठीक है, उन्होंने पीसफुल रैली वहां पर निकाली थी, जिसको अपन बोलते हैं गांधीयन मूवमेंट, जहां पर बेसिकली आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, धरना कर रहे हो, हड़ताल कर रहे हो, बल्कि वो बिल्कुल पीसफुल है, जहां पर वायलेंस का कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप दिखा सकते हो ऐसी सारी चीजें, ठीक है। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, किसी को एनवायरमेंट का अवार्ड मिला है, ठीक है, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर उसने जो एफर्ट किए हैं, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई केस स्टडी है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में, ट्राइबल्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसको कैसे रिजोल्व करोगे, इनको रिजोल्व करने के आपको आइडिया कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर से। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि न्यूज़पेपर इस प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखी? एथिक्स को 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पार्ट 1 जहां पर आपको 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये बेसिकली आपके फिलोसोफर से भी होंगे, ये बेसिकली आपके पब्लिक प्राइवेट एथिक्स से भी होंगे, आपकी ह्यूमन वैल्यूज से भी होंगे, सिविल सर्विसेज की वैल्यूज से भी होंगे, ठीक है। तो एथिक्स जो आपको जनरल देखने को मिलेगी तो वो पार्ट 1 में पूछी जाएगी। पार्ट 2 में आपको 6 केस स्टडीज, अलग अलग केस स्टडीज दे दी जाएगी, 6 अलग अलग आपको सिचुएशंस दी जाएगी और आपसे उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक केस स्टडी 20 मार्क्स की होगी, टोटल 6 केस स्टडी पूछी जाएगी, 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। पेपर होता है आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन का, कितने का? 3 आवर्स की ड्यूरेशन का पेपर होता है, 250 मैक्सिमम स्कोर होता है, 130 पार्ट ए के अंदर आएगा, 120 पार्ट बी के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे स्कोर करें, क्या टेक्निक होनी चाहिए, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताई हुई है। आपको हर दिन, ठीक है, हर दिन एक प्रॉब्लम अपने सामने लानी होगी। कैसे लानी होगी? हर दिन आपको एक केस स्टडी सोल्व करनी होगी। एथिक्स के लिए कोई अलग से पहाड़ तोड़ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, एथिक्स के लिए ढेर सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एथिक्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो, एथिक्स के लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है, जो आपको फ्री टाइम मिलता है, जो आपकी हॉबी है। ध्यान रखना, एथिक्स को सुधारने के लिए ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर आपको बुक दे दी जाएगी, इसका रट्टा मान लीजिए आपकी एथिक्स सही हो जाएगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। एथिक्स को समझने के लिए, एथिक्स को लिखने के लिए आपको
आपको डेली एथिक्स में जाना होगा, ठीक है। डेली आपको एक केस स्टडी सोल्व करनी होगी। अब आप बोलोगे सर केस स्टडी कहाँ से मिलेगी? केस स्टडी आप इतने सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप देखोगे, हर साल यूपीएससी 6 केस स्टडी पूछता है। अगर आप 10 साल के पेपर भी उठाओ तो 60 केस स्टडी तो आपके पास ऐसी ही हो गई, ठीक है। आपके पास इतनी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, इतनी सारी टेस्ट सीरीज होती है, तो आप हर दिन एक केस स्टडी के बारे में सोचो और अलग अलग केस स्टडी, कभी एनवायरमेंट को लेकर है, ठीक है, कभी ट्राइबल्स को लेकर है, ठीक है, कभी बेसिकली नेचुरल डिजास्टर को लेकर है, अलग अलग टाइप की, ताकि आपके माइंड के अंदर आइडिया जनरेट हो कि इसके अंदर क्या क्या स्टेक होल्डर है, क्या क्या दुविधाएं आ रही है हमारे सामने, मैं क्या क्या एक्शंस ले सकता हूँ, और जो मैंने एक्शन लिया है उसका पॉजिटिव क्या है, उसका नेगेटिव क्या है, ये भी आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजों को एनालाइज यहाँ पर करना होगा। ये चीजें ध्यान रखना। अगर आप सोचते हो कि लास्ट टाइम में हम पढ़ लेंगे काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको अभी भी क्लियर बोल रहा हूँ, एथिक्स में मैंने आपको 2 चीजें बोली थी स्टार्टिंग में। एथिक्स में स्कोर करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है और सबसे ज्यादा आसान भी है। ये डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पर, ये डिपेंड करता है आपकी अप्रोच पर, ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पर, ठीक है। अगर आप पूरे माइंड को क्लियर करके, जैसे मैंने आपको बताया, बर्डन बिल्कुल नहीं रहा है। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आपको 15 मिनट एथिक्स पर देने हैं या आधा घंटा आपको देना है, ठीक है, चलो ठीक है, हर दिन नहीं दे पाए, 2 दिन में एक दिन एक केस स्टडी पढ़ लिया, आधा घंटा उस पर दे दिया, अपने विचार सोच लिए, ठीक है, उसका सोल्यूशन देख लिया कि इन्होंने मेरे और क्या क्या नए आइडियाज आ सकते हैं। ध्यान रखना, एथिक्स में कोई फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। एथिक्स में कोई ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अगर 100 बच्चे एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं ना, तो 100 की अलग अलग थॉट्स वहां पर जनरेट हो सकती है। एग्जामिनर ये नहीं बोल सकता इसका परफेक्ट सही है। एग्जामिनर देखेगा जो आपने लॉजिक दिया है उसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका तर्क क्या है, किस तरह से उस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर रहे हो। जितना सॉलिड आपका आर्ग्यूमेंट होगा उतने ही एथिक्स में मार्क्स मिलेंगे। जितने ज्यादा करंट या लाइव एग्जाम्पल्स होंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितने ज्यादा आप सिविल सर्विसेज की जो बेसिक फाउंडेशनल ड्यूटीज है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंटीग्रिटी आप देख सकते हो, इम्पार्शियलिटी देख सकते हो, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, जो सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज से आप रिलेट कर पाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो जो मैंने आपको बताई, जो सिविल सर्विसेज के फाउंडेशनल वैल्यूज का मतलब बुनियादी मूल्य, चाहे सत्यनिष्ठा हो, ठीक है, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना, ये सारी चीजें आपके आंसर्स में झलकनी चाहिए, ठीक है। आपको दिखाना होगा कि पर्टिकुलर इस वर्क से मेरी ये ड्यूटी रिफ्लेक्ट होगी। आंसर एथिकल टर्म्स में ही लिखना होगा। यू आर राइटिंग द एथिक्स पेपर, तो आपका आंसर मस्ट भी एथिकल होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर राइटिंग अप्रोच एथिक्स की टर्म्स में आनी चाहिए। एथिक्स की भी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक सब्जेक्ट की अपनी शब्दावली है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी टर्मिनोलॉजी है, और जब उस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को यूज करो अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पर स्कोर करने। जनरल से दूर भागो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को पकड़ो। धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली पकड़ में आने लगेगी कि क्यों यहाँ पर इंटीग्रिटी यूज करते हैं, क्यों यहाँ पर नॉन पार्टीसन यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं कि हमारी एम्पैथी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए टुवर्ड्स द वल्नरेबल सेक्शन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट आपको क्या करना है, यू मस्ट स्टार्ट, ठीक है, आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बिना स्टार्ट किए कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर सिलेबस किन किन टुकड़ों में बटा हुआ है। तो आप देखोगे सिलेबस के अंदर पहला पॉइंट एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एथिक्स क्या होती है, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है। एथिक्स को हम मानवीय एक्शंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एथिक्स की क्या क्या डायमेंशंस होती है, मतलब जनरल थिंग, व्हाट इज एथिक्स, ठीक है। क्या पब्लिक एथिक्स क्या है, प्राइवेट एथिक्स क्या है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, हमारे मानवीय गुण क्या होते हैं, ठीक है। हम क्या क्या लेसन सीखते हैं हमारी फैमिली से, हमारे टीचर्स से, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स से, क्या रोल है फैमिली का एथिक्स के लिए, क्या रोल है शिक्षण संस्थानों का एथिक्स के लिए। उसके बाद एटीट्यूड आ जाता है, व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज की फाउंडेशनल वैल्यूज आ जाएगी। दीज आर योर सिलेबस, ये आपका सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिलेबस आपने देखा, ठीक है। उसके बाद ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है आपका। उसके बाद मोरल थिंकर्स आ जाते हैं जो आपके एथिक्स में आप देखोगे, प्लेटो हो गया, सोक्रेट्स हो गया, एरिस्टोटल हो गया, जॉन लॉक हो गया, थॉमस हॉब्स हो गया। तो आपके मोरल थिंकर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एथिक्स को लेकर, ठीक है। जो हमारे मेजर फिलोसोफर्स है, जैसे महात्मा बुद्ध को लेकर, भगवान महावीर को लेकर, महात्मा गांधी को लेकर, ठीक है, अंबेडकर को लेकर, क्या फिलोसोफर्स का कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी थॉट प्रोसेस क्या रही, ठीक है। उसके बाद बेसिकली एथिक्स आपकी क्या है, एथिक्स इन पब्लिक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, ठीक है, एथिकल कंसर्न क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आप जो सिविल सर्वेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, क्या क्या एथिकल गवर्नेंस होगी। तो दीज आर द सिंपल बेसिक थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई पीएचडी की जरूरत नहीं है, दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको समझनी है, ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो 120 नंबर के लिए यूपीएससी ने एक पॉइंट लिखा है, ये 120 नंबर का सिलेबस है, क्या लिखा है, केस स्टडीज ऑन अबव इशू। जितने भी ऊपर वाले इशू मैंने आपको दिए हैं सिलेबस के अंदर, इन सब पर यूपीएससी आपसे केस स्टडीज पूछेगी, इन सब पर आपसे क्या पूछेगी, आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी। केस स्टडी को हिंदी में बोलते हैं, आपको पर्टिकुलरली एक मामला दे दिया जाएगा, तो मामला संबंधी अध्ययन यहाँ पर आपसे करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, कि बेसिकली जो हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एथिक्स के लिए लोग मुझसे बुक पूछते हैं कि बुक सजेस्ट करो, ठीक है, बुक्स आपने देखा भी होगा, जैसे कि डी सुब्बा राव की भी बुक्स आती है, ठीक है, डी सुब्बा राव की आती है, लेक्सिकन की बुक्स आती है, बट बुक्स से ज्यादा, ठीक है, आप बुक्स ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको पसंद आए, दोनों बुक्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बट बुक्स से ज्यादा आपको अपने पर डिपेंड करना होगा, बुक्स आपको मार्क्स नहीं दिला सकती, क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई बुक्स आपको मार्क्स नहीं दिला सकती एथिक्स के पेपर में जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं करोगे। जैसे मैंने आपको बोला, हर दिन या 2 दिन में एक दिन आपको केस स्टडी पढ़नी होगी। ये 120 नंबर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं वहां पर देख लेंगे, ठीक है, इसमें तो क्या ही करना है, आंसर ही करने ना, नहीं, आपका हर एक आर्ग्यूमेंट के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। आज पर्टिकुलर एज ए सिविल सर्वेंट में कोई एक्शन ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए इसका पॉजिटिव क्या है, इसका नेगेटिव क्या है, क्योंकि किसी भी चीज की सिंगल डायमेंशन नहीं होती, हर एक चीज मल्टी डायमेंशन में आएगी। अगर आप एथिक्स के टर्म्स में बात करते हो, न कोई चीज सही है न कोई चीज गलत है, डिपेंड करता है कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है। कई बार हम गलत चीज भी करनी पड़ती है हमें, बट उसके लिए हमारा रीजन सही होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट सही होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका नजरिया क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो सब लोग बेसिकली इस लेक्चर को शेयर जरूर करेंगे। जो आपका दिवाली फेस्टिवल सीजन है, ठीक है, इसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पर भी कुछ बेहतरीन चीजें लेकर आएं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटे छोटे वीडियो बनाएं हाफ एन आवर के, ताकि आप इजीली इनको सम अप कर सके, ठीक है। अब कुछ और चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एथिक्स की आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। आप बेसिकली आंसर राइटिंग कर रहे हो यूपीएससी एथिक्स पेपर को लेकर, तो क्या क्या आपकी आइडियल अप्रोच वहां पर होनी चाहिए। काफी सिंपल चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक हो। सबसे पहले 2 टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया। एक तो आपके 13 क्वेश्चन जो पार्ट ए में देखने को मिलेंगे, और आपके 6 क्वेश्चन जो आपके पार्ट बी में देखने को मिलेंगे। ये आपका केस स्टडी वाला पार्ट है, ये आपका बेसिकली जनरल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट है। दोनों की अप्रोच अलग अलग रहेगी, इसकी अप्रोच अलग होगी, इसकी अप्रोच अलग होगी, दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग होगा। पहले आपको बांटना होगा कि दोनों की अलग अलग अप्रोच है। अगर मैं पार्ट ए की बात करता हूँ, तो पार्ट ए की आपकी जनरल अप्रोच रहेगी। पार्ट ए के अंदर क्या होगा, वही आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, वही आपकी आंसर बॉडी आएगी, वही कंक्लूजन आएगा। लेकिन ध्यान रखना, एथिक्स के अंदर ट्राई कीजिएगा अपने आंसर्स को आप पैराग्राफ के अंदर, स्मॉल पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। कहीं पर आप डायग्राम बना सकते हैं, कहीं पर आप पॉइंट्स का चार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है जीएस के अंदर अपन पूरा पॉइंट फॉर्म में लिख दे तो भी चलेगा, बट एथिक्स के अंदर क्वेश्चन को देखना, अगर क्वेश्चन कोई थॉट प्रोसेस से को लेकर है, किसी पर्टिकुलर विचारक, जैसे प्लेटो की कोई थॉट दे दी गई, गांधी की कोई थॉट दे दी गई, तो उसको आप ट्राई कीजिएगा छोटे छोटे पैराग्राफ के अंदर। ज्यादा बड़े पैराग्राफ नहीं होंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ आप बनाएंगे। एक पेज में 3 से ज्यादा पैराग्राफ नहीं आने चाहिए। हो सके तो आप 2 में भी सम अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है आपकी राइटिंग कैसी है। तो ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिए गए हैं या जो टर्म्स मेंशन की गई है, उनको डिफाइन करने का प्रयास करोगे। जैसे कई बार गांधी जी का स्टेटमेंट दे दिया कि नॉन वायलेंस को लेकर, ठीक है, कई बार प्लेटो का स्टेटमेंट दे दिया जस्टिस को लेकर, तो सबसे पहले जो कीवर्ड्स वहां पर होगी उसको 1 या 2 लाइन में आप डिफाइन कर दोगे। 2 या 3 लाइन नहीं होगी तो आप 2 लाइन में उसको आप डिफाइन कर दोगे, ताकि आप थॉट प्रोसेस को स्टार्ट कर सको। जैसे प्लेटो का आ गया, सोक्रेट्स का आ गया, ठीक है, गांधी का आ गया, बुद्ध का आ गया, ठीक है, महावीर भगवान का आ गया, जो भी स्टेटमेंट है उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दो, कीवर्ड्स को डिफाइन कर दो जो भी उसमें पूछा गया। उसके बाद अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाओ, और ध्यान रखना हर लाइन में या हर 1 या 2 लाइन में या हर पैराग्राफ में ट्राई करना है कि बेसिकली मैं इसको हर बार एथिक्स से जोड़ूं। एथिक्स से जोड़ूं मतलब एथिकल जो वैल्यूज है, ठीक है, उनसे, मोरालिटी से रिलेट करूं, ठीक है। ये नैतिकता वाले वर्ड आपके आंसर्स के अंदर आने चाहिए। वहां पर ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस आपको दिखानी है। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट में अलग
अलग टाइप की डायमेंशंस हो सकती है, कहीं में स्पिरिचुअल भी जाएगी, कहीं में सोशल भी जाएगी, कहीं में पॉलिटिकल भी जाएगी। जितनी ज्यादा डायमेंशंस आप दिखाओगे अपने आंसर्स के अंदर डायमेंशंस दिखा सकते हो, ठीक है। इनके सबके सिंपल आंसर्स लेकर आऊंगा। अभी तो आपको जस्ट मैं सिखा रहा हूँ लिखना कैसे, ये मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। ध्यान रखना कि कैसे अपन एथिक्स में आंसर लिखते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तो आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, बट आपके लिए लाइव एग्जांपल भी लेकर आऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए दिवाली के बाद हम वो भी करेंगे, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा बेहतरीन यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, उसके बाद ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे, अगर आपका किसी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें अलग अलग आप थिंकर्स को रिलेट कर सकते हैं, थिंकर्स की थ्योरीज को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि सोचो, अगर जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप बेसिकली प्लेटो का जो जस्टिस सिस्टम है इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। या बेसिकली आप अलग अलग जस्टिस सिस्टम को यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है, पार्ट ए है, उसमें थ्योरीज को, थिंकर्स को, टर्म्स जो मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, जो आपके सिलेबस में टर्म मेंशन है, पब्लिक प्राइवेट एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज, रोल ऑफ फैमिली, ठीक है, ये सब जो टर्म्स आपके सिलेबस में मेंशन है, ये अपने आंसर्स के अंदर ट्राई कीजिएगा मेंशन करने का। तो ये थ्योरीज, एग्जांपल्स, थिंकर्स वगैरह आप यूज कर सकते हो। उसके बाद एग्जांपल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइव एग्जांपल हो सकते हैं, किसी का कोट हो सकता है यहाँ पर, तो आपको एग्जांपल्स देने ही देने हैं। ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर एक आंसर के अंदर ये सारी की सारी चीजें मैं देखूंगा। और अगर आपके पास कोई डायग्राम है, तो आप डायग्राम भी यहाँ पर एड कर सकते हैं। ये आपके लिए अलग से एक्स फैक्टर होगा, जो आपको पर्टिकुलर एज प्रोवाइड करेगा, आधा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा। और ये बेसिकली जो आपका आंसर है, जो पूरी तरह से मोनोटोनस हो गया होगा, उसको थोड़ा सा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म आपको यहाँ पर देगा। तो 5th चीज आपके आंसर के अंदर डायग्राम भी आपको मेंशन करने हैं। और 6th चीज आपका फाइनली कंक्लूजन। तो देखो, अब मेरे लिए अगर मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूं, तो मुझे क्या क्या चीजें आपके आंसर में चाहिए होगी। पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, पार्ट बी की बात नहीं कर रहा, जो 13 क्वेश्चंस वाला थ्योरेटिकल पार्ट है। तो मैं देखूंगा आपके आंसर के अंदर पहली चीज इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जो भी कीवर्ड मैंने पूछा है उसको आप डिफाइन कर दोगे इन एथिकल टर्म्स में, ठीक है, जनरल टर्म्स में नहीं, एथिकल टर्म्स में आप उसको डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद आंसर की शुरुआत में जो आपका आंसर होना चाहिए वो अलग अलग डायमेंशन में होना चाहिए, उसकी अलग अलग डायमेंशन आपके आंसर के अंदर होनी चाहिए। स्पिरिचुअल हुआ, सोशल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, जिस भी टाइप से पूछा गया है, कोर्ट पर बेस्ड है तो बेसिकली उस पर्टिकुलर थ्योरीज के, थिंकर्स के ये एग्जांपल्स होने चाहिए, ठीक है। थ्योरीज को रिलेट करो, थिंकर्स को रिलेट करो, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल आपके पास आ गया, कोई पर्टिकुलर कोट आपके पास है, लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, कंक्लूजन दीजिए। तो ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सबसे पहला इंट्रो, सेकंड आपका जो मेन आंसर बॉडी होगा उसमें मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, थर्ड आपका थियरी, एग्जाम्पल, थिंकर से रिलेट होना चाहिए, फोर्थ कोई एग्जाम्पल का कोड दे सकते हो, ठीक है, कोई अलग लाइव एग्जाम्पल आप दे सकते हो, फिफ्थ अगर कोई छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, उस चीज से रिलेटेड, तो वो आपके लिए एक्स फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। एंड फाइनली आपका कंक्लूजन, ये आपके पार्ट ए के लिए होगा, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे कि मुझे हर एक आंसर के अंदर, ठीक है, अगर मेरे पास डायग्राम है, कोई एग्जांपल है, कोई पर्टिकुलर थिंकर है, कोई पर्टिकुलर अच्छा कंक्लूजन करने के लिए है, तो उन सबको मुझे यहाँ पर यूज करना है। ये 6 डायमेंशन अगर आपके आंसर के अंदर है, आपका आंसर होलिस्टिक है, आपका आंसर अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, आपको काफी बेहतर मार्क्स वहां पर मिलेंगे। ये तो आपका किसके लिए है, पार्ट ए के लिए। नाउ द आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी फॉर पार्ट बी, अब केस स्टडीज वाले पार्ट के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, उसमें क्या आपके पास होनी चाहिए। ध्यान रखना, अभी तो आपको जस्ट मैं थियोरेटिकल वे में बता रहा हूँ, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आंसर कैसे लिखने हैं। जो मुझे यूपीएससी ने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिए ऑल इंडिया में, उसका आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं किस तरह से अपने आंसर लिखूंगा, ताकि मैं एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकूं, एग्जामिनर को अपने आंसर पर रोक सकूं। नहीं, यू हैव टू रीड, ठीक है, एग्जामिनर का फ्रेंड मुझे बनना है कि किस तरह से एग्जामिनर को मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा देर तक मेरे आंसर पर रोक सकूं। अदरवाइज उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। तो उनको किस प्रकार से रोके, ये आपका प्रेजेंटेशन है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, ये आपके करंट एग्जाम्पल्स है, ये आपकी अप्रोच यहाँ पर होगी। सेकंड चीज, जो आपका पार्ट बी होगा, ठीक है, जो आपका कौन सा पार्ट होगा, केस स्टडीज वाला पार्ट होगा, उसमें क्या क्या चीज आप यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पर आपको लेना होगा, देखो वहां पर एक अलग फॉर्मेट होता है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके स्टेक होल्डर्स। ध्यान रखना, जब भी आप केस स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक वर्ड आप देखते होंगे, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स को हिंदी में बोलते हैं आपके हितधारक। स्टेक होल्डर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हितधारक, जिनको एक्टर्स भी यूज किया जाता है या स्टेक होल्डर्स भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाना होगा अपनी केस स्टडी के अंदर कि कौन कौन, सबसे पहले, इससे भी पहले एक आपको चीज लिखनी होगी, छोटा सा स्मॉल इंट्रो विद इन 2 लाइन्स के अंदर। सबसे पहले आपको ये लाइन यहाँ पर ऐड करनी होगी
विद इन 2 लाइन्स के अंदर। अगर सोचो वो केस स्टडी आपकी पर्टिकुलर एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो आपको उसमें दिखाना होगा दिस केस स्टडी रिलेट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी। तो आपको 2 लाइन के अंदर जो भी केस स्टडी है, जिस भी चीज को लेकर वो डिपिक्ट करती है, तो 2 लाइन के अंदर आपको स्मॉल इंट्रोडक्शन देना होगा ताकि आप केस स्टडी को बता सको कि ये केस स्टडी इन चीजों से रिलेटेड है, ये केस स्टडी पर्टिकुलर दिव्यांग से रिलेटेड है, ये केस स्टडी पर्टिकुलरली बेसिकली किसी जो वल्नरेबल सेक्शन है उससे रिलेटेड है। तो जिससे भी केस स्टडी रिलेटेड हो या जो भी कॉन्फ्लिक्ट उस केस स्टडी के अंदर हो, उसको 2 लाइन्स के अंदर अच्छी से लैंग्वेज बना के लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आएगा स्टेक होल्डर, कि जो आपकी केस स्टडी है इससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसके स्टेक होल्डर है, ठीक है, पर्टिकुलर वो पर्सन जो अफेक्टेड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, लोग हो गए, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको अपन बोलते हैं एक्टर्स या स्टेक होल्डर्स। वो आपको दिखाने होंगे कि इस केस स्टडी के अंदर ये लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद इस केस स्टडीज में डिलेमा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, ठीक है, मेरी पर्टिकुलर एज ए सिविल सर्वेंट के रूप में मुझे कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं डिलेमास दिखाऊंगा। इस केस स्टडी में एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का डिलेमा है, इस केस स्टडी में डिलेमा है कि बेसिकली जो आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वर्सेस बेसिकली काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि जो वल्नरेबल सेक्शन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप स्कीम्स का बेनिफिट उनको दोगे या नहीं दोगे, तो वहां पर डिलेमा आएगा कि सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ मेरे पास एक सिविल सर्विसेज की ड्यूटी है एम्पैथी और सिंपैथी। तो सिंपैथी और एम्पैथी का वर्सेस रूल ऑफ लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ कुछ और बोलता है, मेरी सिविल सर्विसेज की एम्पैथी कुछ और बोलती। तो जहां जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट जिस जिस चीजों में भी हो सकता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक तो ये जनरल अप्रोच था, ठीक है, उसके बाद जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर बॉडी के अंदर वहां पर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन जैसे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सिचुएशन में आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो या क्या क्या मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, पॉइंट्स के अंदर पहला पॉइंट बनाया, ये मेरे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, जो भी आपने बनाया, इस ऑप्शन नंबर 1 के पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या होंगे, इस ऑप्शन नंबर 1 के नेगेटिव पॉइंट क्या क्या होंगे। पॉजिटिव पॉइंट में मेरी कौन कौन सी सिविल सर्विसेज की वैल्यूज यहाँ पर रिलेट कर सकता हूँ, नेगेटिव में कौन कौन से रिलेट कर सकता हूँ, वो आपको यहाँ पर दिखानी होगी। तो पॉइंट्स के या कीवर्ड्स के अंदर आपको सारी की सारी चीजें दिखानी होगी। ये ऑप्शंस आप दिखाओगे, ऑप्शन नंबर 1, इसमें कोई आपके पास डायग्राम है जो करंट में आपने सोचा कि आपको पीडीएस सिस्टम से लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो आपने केरला का एक मॉडल है सेवोत्तम मॉडल, वो केरला के सेवोत्तम मॉडल का एग्जाम्पल दिखा दिया कि इस टाइप से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल या डायग्राम आपके पास न्यूज़पेपर से आएंगे, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना, इस केस स्टडी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स अगर स्कोर करना है तो आपको एग्जांपल्स देने होंगे कि पर्टिकुलर यहाँ पर ये किया गया, इससे लोगों को ये बेनिफिट मिला, तो आई कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो, मे बी वो इस ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। और आप क्या करोगे, उसको एज इट इज यूज मत करो, उसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर दो, ठीक है, आज एआई है, बिग डेटा है, आप कितनी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो कि ये मॉडल था, ठीक है, इसका रेफरेंस मैंने लिया बट इसके अंदर मैंने कितना अपडेशन यहाँ पर कर दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसको आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, थ्योरी है, डायग्राम है, फाइनली आपका कंक्लूजन है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा केस स्टडीज को भी यहाँ पर एक्सप्लोर करना होगा। ये आपकी अप्रोच यहाँ पर केस स्टडीज को लेकर होनी चाहिए। सब लोगों को समझ आ रही है सारी चीजें। तो मैंने आज आपको सिखाया कि एथिक्स पेपर जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर 250 मार्क्स का पेपर होता है, 130 का आपका पेपर का पार्ट ए जो थ्योरेटिकल होता है, 13 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड जो आपका केस स्टडीज वाला होता है, 20 मार्क्स की एक केस स्टडी होती है, 6 केस स्टडी यूपीएससी पूछती है, टोटल 120 मार्क्स की होती है। तो कैसे लिखे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। नेक्स्ट क्लास जो मैं लेकर आऊंगा एथिक्स की, लाइव एग्जाम्पल्स होंगे, मैं आपके लिए पर्टिकुलर केस स्टडी लेकर आऊंगा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, देन आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को, पर्टिकुलर केस स्टडी को यहाँ पर एड्रेस कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल क्लास होगी, काफी बेनिफिट आप लोगों को करेगी, ठीक है। तो अभी तक तो सब लोगों को क्लियर है या किसी को डाउट हो, ठीक है। और ध्यान रखना, बुक्स वगैरह के लिए मैंने यहाँ पर बना दिया है ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बुक्स के लिए मैंने आपको बताया, एक जी सुब्बा राव की बुक है, ठीक है, डी नहीं जी सुब्बा राव की बुक है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, दोनों में मिल जाएगी। दूसरी बुक आती है लेक्सिकन की, बुक आती है लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के नाम से आती है ये, ठीक है। तो लेक्सिकन की जो बुक आती है ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। इसको और एक आती है आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, नेट पर मिल जाएगी, एआरसी की 4th रिपोर्ट। एआरसी का मतलब होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। इसकी जो 4th रिपोर्ट है, ठीक है, काफी बड़ी बड़ी रिपोर्ट होती है इसकी, ठीक है। तो आपको उसमें जो काम का हो आप छाट सकते हैं, उन कुछ पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, आप डाल देना डायरेक्टली से ARC 4th रिपोर्ट की समरी भी मिल जाएगी। नेट पर सर्च कर लेना ARC 4th रिपोर्ट ऑन एथिक्स, इतना सा डाल के सर्च कर लेना, तो आपको कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह की समरी भी मिल जाएगी, तो आप उसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स पेपर, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दी, ठीक है, बट बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने से एफर्ट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अपने से एफर्ट करना आपको जारी रखना है, ट्राई करते रहना है, ठीक है। तो मैंने आज आपको एक होलिस्टिकली डिस्कशन यहाँ पर दे दिया है ताकि आप सारी चीजों को रिलेट कर पाए। एंड द लास्ट थिंग, माय रेफरल कोड आप लोगों के सामने है, दिस इज KJ10, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं ताकि आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में मेरी मेंटरशिप, जब आप इस रेफरल कोड को यूज करोगे, ठीक है, वैसे मुझे नोटिफिकेशन मिलेगा, और मेरी जो मेंटरशिप है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप लोगों को अवेलेबल रहेगी। तो सब लोग इस रेफरल कोड को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। एंड द लास्ट थिंग इज दैट चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी क्लासेस का शेड्यूल आप सब लोगों को पता है, ठीक है। रात में जो मेरी स्पेशल क्लास होती है 8:45 PM to 9:45 PM, ठीक है, आप देखोगे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस की फॉर्म में होती है, यहाँ पर भी काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। कुछ लेक्चर आपको पॉलिटी को, IR को, एथिक्स को लेकर मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आप बहुत बेनिफिट यहाँ पर ले पाए, ठीक है। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये क्लियर होगा, ठीक है, सारी चीजें क्लियर होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप साथ में एक ध्यान रखना, मेरा टेलीग्राम चैनल है अभिषेक जैन सर के नाम से, टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा अभिषेक जैन सर, वहां पर मेरी सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी, न्यूज़पेपर के नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल होते रहेंगे। तो टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा अभिषेक जैन सर, वहां पर आपको, और उससे चैनल को जुड़ जाइएगा, मेरी प्रोफाइल पिक आपको विजिबल हो जाएगी। तो जैसे ही मेरी प्रोफाइल पिक आपको दिखेगी, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी। तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर होंगे जब आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और मैंने क्लासेस के बारे में बता दिया है, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सब लोग एंजॉय कीजिए फेस्टिव सीजन को। दिवाली के बाद वापस से रेगुलर क्लासेस में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, नमस्कार, ओके, थैंक यू।